तो आज हम पढ़ेंगे भारत की जनगणना के बारे में। सेंसस 2011 पढ़ने वाले हैं आज अपन। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं कि जनगणना कौन करवाता है और संविधान में इसका वर्णन कहाँ पर है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत दे रखा है। तो संविधान के आर्टिकल 246 के अंतर्गत देश की जनगणना कराने का जो काम होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार इसको कराने का काम करती है। ये हमें कैसे पता चला कि केंद्र सरकार करेगी? तो संविधान की जो शेड्यूल नंबर 7 है उसमें जो सूची है, तो उसमें 3 प्रकार की सूचियां होती है। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में केंद्र सरकार के काम होते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार के काम होते हैं और समवर्ती सूची में दोनों सरकारों के काम होते हैं। तो ये जो विषय है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है और संघ सूची का 69वां वाला काम ये है। तो 69 नंबर का काम है केंद्र सरकार का। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जनगणना कराने का जो काम होता है वो कराती है केंद्र सरकार, ये याद रखना है। अब अगर बात करें कि इसे कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब गृह मंत्रालय की अनुमति या परमिशन के बाद या स्वीकृति के बाद जनगणना का काम शुरू किया जाता है। अब इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? तो मैंने कहा है कि जिसका जो उच्चतम अधिकारी होता है इसे भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं। भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कहते हैं। इंग्लिश में से कहा जाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, आप इसे बोल सकते हो, या शॉर्ट में बोल सकते हो तो आप सेंसस कमिश्नर भी इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेंसस कमिश्नर ही डेटा को रिलीज करता है, ये चीज आपको याद रखनी। अभी हाल ही में सेंसस कमिश्नर कौन है? तो मृत्युंजय कुमार उनका नाम है, महामृत्युंजय कुमार। तो उसी से याद रख सकते हैं सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया वो है। बस इतना सा आपको याद रखना है। करने का काम किसका होता है? तो गृह मंत्रालय का होता है। राज्य सरकार करवाती है कि केंद्र सरकार करवाती है? तो केंद्र सरकार करवाती है। दूसरी वाली बात याद रखना है कि कौन सी सूची के अंतर्गत इसका वर्णन है, तो शेड्यूल 7 के अंतर्गत इसका वर्णन है। शेड्यूल 7 में अगर हम बात करें संघ सूची की, तो उसका 69 नंबर का काम ये है जनगणना कराना। इसका हेड कौन होता है? तो इसका हेड होता है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, आप शॉर्ट में बोल सकते हो, या फिर इसको पूरा बोलो तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इसको अपन कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। अब चलते आगे। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें, पहले हम आधुनिक विश्व की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले विश्व में पहली बार जनगणना कब हुई या किसने करवाई वो याद रखते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक विश्व की अगर हम बात करें, तो आधुनिक विश्व में सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय दिया जाता है स्वीडन को। स्वीडन ने विश्व में पहली बार जनगणना काउंट करवाई थी, तो याद रखना आपको 1749 में। ठीक है, तो विश्व का पहला कंट्री है जिसने अपने कंट्री की जनगणना करवाई हो, तो वो है आपका स्वीडन। याद रखना 1749। फिर बात करें कि 10 की जनगणना की शुरुआत किसने करी है, तो 10 की जनगणना की शुरुआत हुई है 1790 से। किसने करी है? तो अमेरिका ने करी है, ये चीज याद रखना है। फिर ब्रिटेन ने पहली बार जनगणना कब करवाई है? तो ब्रिटेन ने पहली बार जनगणना करवाई है 1801 में। आया समझ में? तो तीनों डेट आपको याद रखनी, तीनों ईयर आपको याद रखने। पहला आपको दे रखा है इसमें कि सबसे पहले वर्ल्ड में पहली बार जनगणना किसने करवाई, तो वर्ल्ड में पहली बार जो जनगणना करवाई थी वो स्वीडन ने करवाई थी 1749 में। 10 की जनगणना की शुरुआत किसने करी? तो 10 की जनगणना की शुरुआत करनी आपके अमेरिका ने 1790 से। फिर बात करते कि ब्रिटेन ने, या फिर आप इंग्लैंड बोल सकते हो कि उसने पहली बार जनगणना कब करवाई, तो उसने पहली बार जनगणना करवाई थी 1801 में। फिर हम बात करें भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। ये याद रखना है। वो किसने करवाई? तो वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। फिर भारत में रेगुलर जनगणना की अगर हम बात करें, नियमित जनगणना, तो वो 1881 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत अगर हम बात करें तो वही 1881 से। ये चीज आपको याद रखना है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो उस समय सेंसस कमिश्नर था वो कौन था, तो याद रखना डब्ल्यू प्लोडन था। ये फ्लोडन लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लोडन आपको पढ़ना है। ठीक है,
अब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद जब जनगणना हुई थी तो वो 1951 में हुई थी। उस समय हमारा सेंसस कमिश्नर कौन था? तो ये याद रखना कि उस समय हमारा सेंसस कमिश्नर था आर गोपालास्वामी। उनका कार्यकाल दे रखा है 1949 से 53 तक था। ये चीज आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूं कि जो मेन ईयर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखना है कि 1749 में पहली बार स्वीडन ने, 10 की जनगणना 1790 में यूएसए ने, फिर याद रखना है 1801 में ब्रिटेन ने, और भारत ने 1872 में, और फिर 1881 में नियमित भारत में जनगणना होने लगी थी। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन पढ़ते आगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत के बारे में, तो सबसे पहले आपको याद रखना है महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसका रीजन ये है कि 1911 से लेकर 1921 के बीच में भारत में जो जनगणना की वृद्धि नहीं है, उल्टी कमी हुई है। तो माइनस में 0.31% की कमी हुई है, और इस आधार पर भारत में 1911 से लेकर 1921 के बीच में 77 लाख लोगों की कमी हुई है। ये चीज याद रखना है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हमारे कंट्री में जनसंख्या में 77 लाख की कमी हुई। तो ये चीज आपको याद रखना है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है 1911 से लेकर 1921 के बीच में। अब अगर अपन बात करें तो पूछा यह जाएगा कि महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो महान विभाजक कहा जाता है 1921 को। ये याद रखना। रीजन क्या रहे होंगे कि इस समय सबसे मेन रीजन तो आपको वर्ल्ड वार था, ये याद रखना है। दूसरा कि भाई बीमारियां फैल गई होगी या कुपोषण रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन रहे होंगे, उसके कारण जनसंख्या में कमी हुई। तो महान विभाजक वर्ष आपको याद रखना है, ये बात आपको, ठीक है। अब अगर अपन देखें आगे, सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई? तो 1961 से लेकर 1971 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे कमी कब हुई, तो 1911 से 1921 के बीच में सबसे ज्यादा कमी हुई। सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई? तो 61 से लेकर 71 के बीच में हुई। याद कैसे रखना है कि क्योंकि हम 47 से हम आजाद हो गए थे तो टेंशन नहीं थी, और उसके बाद में सीधे 61 से 71 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। ये चीज आपको याद रखना है। तो महान विभाजक वर्ष आपको याद रखना है 1921, और सबसे ज्यादा वृद्धि हुई 1971 में। बांग्लादेश को आजाद कराया था, उससे भी आप याद रख सकते हैं 71। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बात करते 2011 की जनगणना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2011 वाली जो जनगणना है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो 2011 वाली जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ये याद रखना है। जो हमने 2011 में जनगणना कराई थी हमारी सरकार में, तो वो शुरू से देखा जाए तो वो 15वें नंबर की है, और अगर देश आजाद होने के बाद से देखी जाए तो वो 7वें नंबर की। जैसे 51 पहली हो गई, 61 दूसरी होगी, ऐसे अगर आप 2011 की चेक करते तो ये 7वें नंबर पे आती है। तो सबसे मेन पॉइंट ये हो गया कि 2011 वाली जो पॉपुलेशन हुई या जनसंख्या सेंसस जिसमें गिना गई, तो ये याद रखना कि वो 7वीं थी, और शुरू से देखा जाए तो 15वीं थी। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये याद रखना 1 अप्रैल 2010 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में अगर अपन बात करें सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना के लिए परमिशन भी दे दी थी। ये चीज आपको याद रखना है, जो 1931 के बाद पहली बार हुई थी। तो आपको याद रखना है कि जाति आधारित जनगणना 2010 के पहले, मतलब 11 के पहले पहली बार कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी, और उसके बाद अब कब हुई है? तो ये 2011 में। पर इसके आंकड़े रिलीज नहीं किए। अभी लास्ट में जिस गवर्नमेंट ने किए उसको याद रखना, बिहार ने किए अभी जाति आधारित डेटा। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो 2010 में इसकी स्वीकृति मिली थी, और उसके बाद में 31 में पहली बार हुई थी। उसके बाद ये 2010 में, मतलब 11 वाला डेटा अपन मानेंगे इसको, पर उसको रिलीज नहीं किया है। अब अगर अपन बात करें 2011 की जो जनगणना है उसका शुभंकर या मॉस्क्योट क्या है?
तो इसका मॉस्क्यूट है प्रगणक शिक्षिका, ये याद रखना है। कौन है? प्रगणक शिक्षिका। और इसका जो मोटिव वाक्य है या आदर्श वाक्य है तो वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये चीज याद रखना है। तो वो आदर्श वाक्य क्या है इसका? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। अब बात करें कि भारत में, मैंने ये पहले ही बता दिया है कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो उस समय गवर्नर थे। और दूसरी रेगुलर की बात करें तो 1881 में हुई थी और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था उसके समय। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो 15वीं जनगणना के बारे में आपको क्या याद रखना है? तो 15वीं जनगणना थी हमारी 2011 की और स्वतंत्र भारत की थी वो 7वीं, ये चीज याद रखना है। ठीक है। उसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य और उसका जो मॉस्क्यूट था वो था आपकी प्रगणक शिक्षिका। ठीक है। पहली बार भारत में 1872 में और रेगुलर तरीके से देखा जाए तो 1881 में। दोनों गवर्नर भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहले मेयो था और बाद में रिपन था, ये चीज आपको याद रखनी है। अब 2011 में एक नई चीज आई थी सेंसस में, वो चीज भी आपको याद रखना है। तो 2011 में पहली बार एनपीआर लाया गया था। अब एनपीआर क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड होता है एनपीआर, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म दे रखा है। अब इसमें क्या था तो इसमें 15 विवरण थे, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में कितने विवरण थे? 15। और जो 15 साल से ज्यादा उम्र का है उसका बायोमेट्रिक भी लिया जाएगा, ये चीज याद रखना आपको। तो ज्यादा इसके अंतर्गत पूछा नहीं जाता, सिर्फ एनपीआर का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई थी 2000 में और इसके तहत हमारी जनसंख्या 2045 तक स्थिर रखने का अनुमान रखा था, मतलब लक्ष्य रखा था कि 2045 तक हम जनसंख्या को फिर स्थिर कर लें। तो ये याद रखना, अभी तो स्थिर हो नहीं पाई, अभी हम 142 करोड़ हो चुके और नंबर 1 है वर्ल्ड में। चाइना हमारे बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो ये याद रखना कि जनसंख्या स्थिर रखने का भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वो कब रखा था तो 2045 का है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें 2001 में जनगणना जब हुई थी तो उस समय जिलों की संख्या थी 593 और अब जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार अगर अपन बात करें तो अब जिलों की संख्या 640, मतलब वृद्धि कितने की हुई है तो आपको याद रखना 47 जिलों की इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बस यही याद रखना है इसके बारे में। एनपीआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म इसका पूछा जा सकता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। पहले जिले कितने थे तो 593 थे, अब कितने हो गए 2011 में 640, ये याद रखना। जनसंख्या नीति में प्लान बनाया गया था कि 2045 तक जनसंख्या को स्थिर कर लिया जाएगा। पॉलिसी के पूछे तो 2000 वाली पॉलिसी, बस इतना आपको याद रखना है। अब चलते आगे। अब 2011 से संबंधित जो आंकड़े उन पे गौर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है तो 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ समथिंग है। ये डेटा कोई आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि 121 करोड़ है, क्योंकि हर पल जनसंख्या तो बढ़ती रहती है, ये चीज आपको याद रखना है। जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी है तो पुरुषों की संख्या आपको परसेंटेज में याद रखनी 51.47% और महिलाओं की कितनी है तो महिलाओं की 48.53%। बस इतना सा आपको याद रखना है। 2011 का जो डेटा है उसके अनुसार पुरुष ज्यादा है, पर करंट की बात करें तो अब महिलाओं की संख्या ज्यादा हो चुकी है, पर हम 2011 के अनुसार ही याद रखना है क्योंकि एग्जाम में 2011 ही आएगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो उस समय पुरुषों की संख्या थी 51.47% और महिलाओं की थी 48.53%, ये चीज आपको याद रखना है। अब 2011 के अनुसार अगर हम बात करें कि कुल जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट थी तो 17.5% थी, मतलब पूरे विश्व में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17.5 हमारे इंडिया में आपको मिलेंगे, बस इतना आपको याद रखना है। तो 17.5% पॉपुलेशन इंडिया कवर करता है 2011 के अनुसार, और अब हम बढ़ चुके हैं और ज्यादा, तो उस हिसाब से अब ये भी बढ़ जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें जनसंख्या वृद्धि दर
तो जनसंख्या वृद्धि दर 2001 में थी 1.97%, जो घटकर कितनी हो गई 1.64%। ये याद रखना है, मतलब कमी हुई है पर इतनी भी ज्यादा कमी नहीं हुई है, तो ये वार्षिक वृद्धि दर है। अब 10 की वृद्धि दर की बात करें कि 10 साल में हमारे भारत में 2001 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती थी, तो 51 मतलब 21.54% से घटकर कितनी हो गई 17.7%। ये 2001 में था और ये 2011 में, ये याद रखना है। तो 10 साल में पहले 21.54% इंक्रीमेंट होता था, अब 2011 में जो डेटा आया उसके तहत 17.7% इंक्रीमेंट है। और मुझे उम्मीद है कि 2021 वाला का भी बाद में डेटा आता है, जब भी इसमें और कमी आपको देखने को मिलेगी, ये चीज याद रखना है। अब सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर की बात करें या कमी की बात करें, तो सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर की बात करें तो वो मेघालय, इसमें लिखा नहीं होगा शायद, वो क्या है मेघालय। मेघालय में 27.9% की वृद्धि देखी गई सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा कमी कहां देखी गई, तो सबसे ज्यादा कमी देखी गई ऋणात्मक कमी, और ये है आपके नागालैंड में, ये याद रखना है। तो नागालैंड में -0.6% की कमी हुई। मतलब कहने का ये है कि इन 10 वर्षों में मेघालय में सबसे ज्यादा लोगों की वृद्धि हुई है परसेंटेज के आधार पर, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, परसेंटेज के आधार पर। और सबसे ज्यादा परसेंटेज के आधार पर कमी हुई है वो ही है नागालैंड में। मतलब नागालैंड में लोग बढ़े नहीं, उल्टे कम हुए, ये चीज आपको याद रखना है। तो नागालैंड और मेघालय याद रखना है कि सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, तो मेघालय में कितने परसेंट की 27.9% की, और कमी कहां हुई, तो नागालैंड में कितने परसेंट की, तो -0.6% की, ये चीज याद रखना है। अब बात करते हैं कि जनघनत्व क्या है। तो जनघनत्व की बात करें तो पहले जनघनत्व 325 था, जो बढ़कर कितना हो गया 382 हो गया। ये 2001 में था, ये 2011 में। जनघनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने पर्सन आते हैं, वो होता है आपका जनघनत्व, ये याद रखना है, ठीक है। तो 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर पहले 325 पर्सन आते हैं, अब अगर देखें तो ये बढ़कर कितना हो गया 382 हो गया है। और अब जो डेटा आएगा तो इसमें समथिंग 400 से ऊपर ही जाना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जनघनत्व पहले कितना था 325 था, अब जनघनत्व कितना हो गया है 382 हो गया है, ये चीज याद रखना है। क्योंकि हमारी जो एरिया है वो तो बढ़ नहीं रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर एरिया भी बढ़ता और पॉपुलेशन भी बढ़ता तो फिर भी स्थिर हो पाता, ये चीज आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे। हाँ, अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। अब लिंगानुपात की बात करें तो इसका मतलब होता है सेक्स रेशियो। पहले 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं होती थी, अब जो बढ़कर 943 हो गई 2011 में। ये याद रखना है कि पहले अगर 1000 पुरुष भारत में तो उनके लिए कितनी महिलाएं, तो 933 है, अब बढ़कर कितनी हो गई 943। अभी करंट में बढ़कर कितनी हो गई, तो 1000 पुरुषों पर 1012-13 महिलाएं समथिंग हो चुकी। तो ये याद रखना। अब ये बड़ी क्यों है, तो सरकार की तरफ से जो महिलाओं को प्रावधान दिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कानून है जो महिलाओं के वेलफेयर के लिए चला रहे हैं। सरकार बहुत सारी ऐसी स्कीम चला रही है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी बहुत सारी स्कीमें जो महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए या लड़कियों की जन्म दर को बढ़ाने के लिए सरकार चला रही है। जैसे आपने सुना होगा लाडली लक्ष्मी योजना है, अब ये क्या है, ये महिला वेलफेयर के लिए, ठीक है। गांव की बेटी योजना है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं को सपोर्ट के लिए, उससे भारत में महिलाओं की जो सेक्स रेशियो है ये बढ़ने में मदद मिली है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं शिशु लिंगानुपात की। तो शिशु लिंगानुपात आता है 6 वर्ष तक के बच्चों का, इसमें कमी मिली है, तो 927 से ये घटकर कितनी हो गई है 918, ये याद रखना है। मतलब यहां तो वृद्धि हुई है ओवर एज में, पर अगर बच्चों में देखें तो बच्चों में यहाँ पे यही है कमी। तो पहले 927 लड़कियां होती थी और ये घटकर कितनी हो गई और 918 हो गई, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या अगर अपन देखें तो पहले साक्षरता हमारी थी 64.8% समथिंग, जो बढ़कर कितनी हो गई अब 73%, ये 2011 का है। तो औसत में देखा जाए भारत में जो साक्षरता है 2011 के अनुसार तो ये 73% है।
पुरुष साक्षरता जिसमें 75 के आसपास है और महिला साक्षरता की 75 से बढ़कर 80 हो गई है, जबकि महिला साक्षरता की बात करें 53 से बढ़कर समथिंग 64 तक हो गई है। ये याद रखना, ये कोई अलग अलग नहीं याद रखना आपको याद रखना है कि जो भारत में साक्षरता है वो 73% हो गई है औसत। पहले कितनी थी? 64 समथिंग थी, जो बढ़कर कितनी हो गई? 73। महिलाएं कितनी थी? मतलब पुरुष पहले 75% थे, तो जो बढ़कर कितने हो गए? समथिंग 80 81। और महिलाओं की बात करें तो वो 53 थी और उनकी भी साक्षरता बढ़कर 64% समथिंग याद रखना है। उसके बाद इसमें नहीं याद रखना आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में एसटी और एससी वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, एससी का मतलब होता है अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट आप बोल सकते हो, और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। ये याद रखना, मतलब अनुसूचित जनजाति। हम बात करें एससी की, तो एससी के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है। 20.14 करोड़ है, जो कुल देश का कितना परसेंट है? पूरे इंडिया का 16.6%। पॉपुलेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, अगर पूछी जाए तो आप एवरेज निकाल सकते हैं। अभी परसेंटेज याद रखना, तो कितना परसेंट है? तो 16.6% है। मतलब भारत में एससी वालों की संख्या कितनी है? 16.6%। 2011 में कितनी थी? तो 16.2% समथिंग थी। तो इनमें भी वृद्धि हुई है, ये चीज आपको याद रखना है। 2011 में अगर अपन इनके लिंगानुपात की बात करें तो ये कितना था? 945 था, 945 था। मतलब अगर अपन बात करें कि भारत के जो औसत सेक्स रेशियो से भी ज्यादा था, ये चीज याद रखना, क्योंकि वो 943 था और ये उससे भी 2 ज्यादा था, ये 945 है। मतलब एससी में महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर 945 है। और टोटल कितना है ये? तो पूरे भारत का 16.6% है। सेक्स रेशियो कितना है? तो 945 है। 2 चीज मैंने याद रखनी है बस एससी के बारे में, ठीक है। अब अगर अपन बात करें इनकी 10 की वृद्धि दर, तो ये 20.8% रही है। अगर चाहो तो याद रख सकते हो, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अनुसूचित जनजाति की, मतलब एसटी वालों की, तो 2011 की जो जनगणना थी, इसमें एसटी वालों की जो व्यक्तियों की संख्या है 10.43 करोड़ है और जो पूरे देश का 8.6% है। ये याद रखना। वो एससी वाले हैं वो 16.6 है और जो एसटी वाले हैं मतलब शेड्यूल ट्राइब है ये 8.6 है। और इनमें सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो वो 990 है और उनमें कितना है? 945 है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम बात करें एससी वालों का, तो एससी का 16.6 है, तो एसटी का 8.6 है। और एससी के सेक्स रेशियो की बात करें तो 945 है और इधर एसटी के सेक्स रेशियो की बात करें तो 990। बस इतना याद रखना है। तो यहाँ 16.6 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8.6 है। अब 8 का उधर डबल हो रहा है 6, तो 6 सेम है। अब यहाँ देखें तो यहाँ 945 है, तो यहाँ 990, तो 9 का 9 सेम है, 45 का जस्ट डबल है। तो दोनों ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। तो एसटी में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। आया समझ में? ये चीज याद रखना। तो पूरे भारत में एसटी और एससी को मिला दिया जाए तो लगभग 25% से ऊपर ये रेशो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसटी और एससी, ये याद ही रखना है कैसे भी करके। मैंने कहा 945 है, इधर 990, उधर 16.6, इधर 8.6, बस इतना याद रखना है। और आपको कभी ऐसा याद नहीं रहे संख्या नंबर में कभी पूछ भी ले तो टोटल नंबर का इतना परसेंट अपन निकाल सकते, ये चीज आपको याद रखना। आगे चलते हैं। अब जनगणना 2011 के अनुसार अगर अपन देखें तो नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें, मतलब सिटी में रहने वाली जनसंख्या की बात करें तो ये 31.2% थी, ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या थी 68.8%, ठीक है। 2011 के अनुसार जो कुल जनसंख्या का 31.2% तो सिटी में रहने वाले लोग थे और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या थी 68.8, जबकि 2011 में सिटी में रहने वालों की संख्या थी 27.8 और गांव में रहने वाले लोगों की संख्या थी 72.2।
ये आपको याद रखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2011 में 2001 की अपेक्षा सिटी में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है कि गांव वाले लोग सिटी की तरफ मुंह कर रहे हैं। ठीक है, और बस इतना याद रखना है। 31.2 याद रख लेना तो 68.8 ऑटोमेटिक याद रह जाएगा, क्योंकि जो सिटी में नहीं रहता तो फिर गांव में रहता है। बस इतना याद रखना आपको। अब बात करें कि राज्यों में किस राज्य की संख्या सबसे कम है और किसकी सबसे ज्यादा है, बस इतना याद रखना और ज्यादा नहीं पढ़ना। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी की है और सबसे कम सिक्किम की है पॉपुलेशन में, बस इतना याद रखना है। यूपी सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है आपका सिक्किम, बस इतना आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। देखते आगे। अब बात करते हम जनसंख्या, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, जो ज्यादा जनसंख्या वाले बड़े बड़े राज्य भारत के, वो याद रखना है। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि 5 ही याद रखना जरूरी नहीं, टॉप 2 या टॉप 3 भी आप याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, पूरे भारत का 16.51% है। मतलब कहने का है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एससी 16.6% है। मतलब जितना भारत में एससी वाले लोग हैं उतना बड़ा यूपी है। आप एवरेज लेवल में ये याद रख सकते हैं। तो यूपी के लोगों की संख्या कितनी है? 16.51%। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे आता है बिहार, और चौथे पे आता है पश्चिम बंगाल, और पांचवे पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये याद रखना है। तो यूपी तो सबको याद ही रहता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आप याद रखना, तीसरे पे बिहार आपको याद रखना है। बस टॉप 3 भी याद रख लोगे तो बहुत है। सबसे ज्यादा यूपी, यूपी के बाद में आपका महाराष्ट्र और फिर बिहार। आपने यूपी बिहार तो बोलते ही रहते हैं, अपन कभी भी बोलते हैं यूपी बिहार, तो बीच में बस महाराष्ट्र फंसा लेना है। ठीक है ना? तो यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में 3 राज्य याद रखना। अब आगे देखते न्यूनतम जनसंख्या वाले। तो मैंने आप न्यूनतम जनसंख्या में याद रख लो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 है। पहले सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम है, मात्र 0.05% है, और मिजोरम की आपको याद रखना है कि 0.09% है। तो मैं आपको लिख देता हूं, तो ये 0.09% हो जाएगी, ये याद रखना है। ठीक है, तो सबसे कम की अगर हम बात करें सिक्किम है, दूसरे पे मिजोरम है, और तीसरे पे आता है अरुणाचल प्रदेश। बस ये याद रख लेना। ठीक है, एक वर्ड याद रख सकते हो ASAMA, उससे भी याद रख सकते हो। ये एस हो जाएगा, एम हो जाएगा और ए हो जाएगा। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बस ऐसे सुना ना समा, तो उसी से याद रख लेना कि पहले नंबर पे सिक्किम हो जाएगा, फिर आपका मिजोरम हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका अरुणाचल। बस इतना याद रखना। 4 पे गोवा रखना है तो अच्छा है, नहीं रखना तो और अच्छा है। 5वें पे आ जाएगा आपका नागालैंड। बस इतना सा आपको याद रखना है। अब चलते आगे। तो न्यूनतम में मैंने आपको बताया सिक्किम है और अधिकतम में यूपी है। अधिकतम दूसरे पे महाराष्ट्र है, न्यूनतम दूसरे पे मिजोरम है। बस इतना याद रख सकते हो। अब देखते सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य, जहां पे 10 साल में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। उन राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही थी मेघालय में। बस याद रख लेना, मेघालय में दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही है 27.9% की मेघालय में, दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आपका बिहार आता है, और जनसंख्या ज्यादा में भी बिहार तीसरे पे था। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ये 3 याद रखना है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। बस ऐसे याद रख लेना। अब न्यूनतम जनसंख्या में तो अपन ने नागालैंड पढ़ाई है, और नागालैंड के बाद है केरल, फिर है गोवा। बस इतना याद रखना है। तीनों राज्य में एजुकेशन बहुत अच्छे से है, तो याद रखना नागालैंड में बहुत अच्छा एजुकेशन रेट है, केरल में तो सबको पता है पूर्ण साक्षर है, और गोवा की बात करें तो यहाँ पे भी एजुकेशन भी है और ये नागरिकरत भी है। तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि जहाँ एजुकेशन है तो वह न्यूनतम 10 की वृद्धि दर है। तो सबसे कम कहां पर है? नागालैंड में, फिर दूसरे नंबर पे बात करें केरला में, और तीसरे पे बात करें तो गोवा में। तो मैंने आपको क्या क्या बताया? सबसे ज्यादा यूपी है, सबसे कम जनसंख्या में कौन है? आपका यूपी के बाद सबसे कम सिक्किम है,
फिर अपन ने बात करा 10 की वृद्धि दर की बात करें तो 10 की वृद्धि दर में सबसे ज्यादा मेघालय और सबसे कम में नागालैंड। अब यहां दे रखा है जनसंख्या घनत्व के आधार पर, घनत्व का मतलब डेंसिटी होता है। अब मैंने कहा कि सबसे ज्यादा लोग बिहार में मिलेंगे आपको। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में जाओगे तो आपको 1106 लोग मिलेंगे। तो पहले नंबर पर बिहार आता है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल आता है, तीसरे पे आता है केरल। बस ऐसे भी याद रख सकते हो, बी याद रख सकते हो, इसका पी याद रख सकते हो, बीपी से भी याद रख सकते हो। कई लोगों का ज्यादा लोग होते हैं ना, वहां बीपी बढ़ जाता है, तो उससे भी याद रख सकते हो बी और पी। तो पहला बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल। बिहार में आपको 1106 लोग मिलेंगे, बंगाल में जाओगे तो 1028 मिलेंगे 1 वर्ग किलोमीटर में। तीसरे पे जाना चाहो तो केरला में 860 मिलेंगे, फिर यूपी में 829 और हरियाणा में 573। तो आपको टॉप 2 याद रखना बहुत है। सबसे ज्यादा लोग कहां मिलेंगे? बिहार में 1106 और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल में 1028। ठीक है, तीसरे नंबर पे चाहो तो केरला 860। बस इतना याद रखना। तो सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे? बिहार, पश्चिम बंगाल और केरला। बीपी के याद रख लो, ठीक है ना। बस इतना सा याद रखना आप लोगों को, ठीक है। अब न्यूनतम पे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में आपको याद रखना है 17 है, मात्र 17% मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। दूसरे पे आता है मिजोरम, फिर आता है सिक्किम, ये याद रखना है। तो सबसे ज्यादा आपका क्या मिलेगा? सबसे कम कहां मिलेगा? अरुणाचल में, मतलब 17। दूसरे पे आते तो मिजोरम, वहां 52 है, और तीसरे पे आते तो सिक्किम है, वहां 86 है। ये 1 वर्ग किलोमीटर के घनत्व की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लोग आपको बिहार में 1106, सबसे कम अरुणाचल में 17। दूसरा नंबर भी दोनों को याद रखना है। तो इधर मिजोरम में सबसे कम दूसरा है, और बिहार के बाद उधर देखे तो पश्चिम बंगाल है 1028। दो डेटा तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट कई बार एग्जाम में आ चुका, कभी सेकंड पूछ ले। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की। ये याद रखना है सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहां है। देखो, सेक्स रेशियो को याद रखने का सिंपल फंडा मैं बता दूं, जहां एजुकेशन है वहां भेदभाव नहीं है। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि जहां एजुकेटेड लोग मिलेंगे आपको, वहां पर सेक्स रेशियो अच्छा रहने वाला है, और जहां एजुकेटेड लोग कम मिलेंगे वहां हो सकता है कि सेक्स रेशियो कम हो। अब अगर अपन देखें तो केरला, तो केरला में 1084 है, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर केरल में 1000 पुरुष होंगे तो वहां महिलाएं कितनी मिलेगी आपको? 1084। बस इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। दूसरे पे आते तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में आपको याद रखना है, तो तमिलनाडु में 996 है, 996, ठीक है। तीसरे पे आंध्रा आता है, बस इतना याद रखना है। तीनों साउथ वाले स्टेट है, वैसे भी याद रख सकते हो। साउथ की फिल्में देखते तो उसमें महिलाएं बहुत सारी दिखाई देती है, शादी वादी में अगर आपने देखी हो तो बस ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु और आंध्रा, बस इतना याद रख लेना। सबसे ज्यादा केरल में 1084, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्रा, बस इतना आपको याद रखना है। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, बस 3 ही कंट्री स्टेट। अब न्यूनतम कहां है? तो हरियाणा से याद रखो, हरियाणा 879, ऐसे भी याद रख सकते हो 7, 8, 9। तो सबसे कम कहां है? हरियाणा में। दूसरे नंबर पर आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगा 889। फिर आते हैं हम सिक्किम में, ये सिक्किम है, बस इतना आपको याद रखना। तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहां पर है? तो केरल में। सबसे कम कहां है? तो हरियाणा में। केरल का 1084 है, और सबसे कम हरियाणा का है। तो हरियाणा का कितना है? तो 879, ये याद रखना है, 879, या बीच में से लेके जाओ तो 7, 8, 9 कर लो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये 5 स्टेट मैंने लिख दिए, बाकी आपको याद टॉप 2, टॉप 3 है, बस इतना याद रख लेना। अब चलते आगे। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की हम बात करें तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात कहां पर है? तो 972 है, बस इतना याद रखना है। कैसे याद रखोगे कि यह पॉपुलेशन सबसे कम थी, जनगणना तो सबसे कम था, तो यह लड़का हो लड़कियों कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनको तो बस बढ़ाना है, तो इसलिए याद रख लेना 972 है इनका, ठीक है ना। तो अरुणाचल में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है,
और अगर अपन वयस्क में देखें तो वो केरला में था 1084, ये याद रखना। दूसरे नंबर पे मिजोरम तो 970 है, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे कहा है 970 मिजोरम है, जबकि वो कहा था केरला के बाद तमिलनाडु में था वयस्क में देखा जाए तो, बस इतना आपको याद रखना है। तीसरे पे मेघालय, वो आंध्रा में था बस। तो अरुणाचल, मिजोरम और मेघालय, ये 3 स्टेट आपको याद रखना है जहां पर शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब चलते आगे। जहां सबसे कम है हरियाणा, सेम का सेम रिपीट हुआ है और हरियाणा में और कमी देखी गई है, वो 879 था या 834, तो शिशु लिंगानुपात में और ज्यादा कमी हुई है। दूसरे नंबर पे पंजाब 846 है। तीसरे पे जम्मू कश्मीर, वो 889 था या 862 हो गया है, बस इतना आपको याद रखना है। तो सबसे छोटे छोटे बच्चों की हम बात करें 0 से 6 वाले शिशु लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज्यादा अरुणाचल में और सबसे कम सेम हरियाणा में 834 है, और 972 कहाँ था आपके आंध्र, उसमें अरुणाचल प्रदेश में था। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते आगे। साक्षरता की बात करें कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है, तो केरल में 2011 का डेटा है, तब 2011 में 94 थी, 2014 के बाद इसे पूर्ण साक्षर किया, ये याद रखना। नहीं तो अभी तो 100% है, पर 2011 का डेटा हम पढ़ रहे हैं इसलिए यह 94 है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है। मैंने मिजोरम का भी बोला था कि ये भी शिक्षित है, गोवा भी शिक्षित है और केरल भी शिक्षित है। तीनों का मैंने सेक्स रेशियो ज्यादा बताया था, उससे भी याद रख सकते हो। और तीसरे पे आता फिर आपका गोवा, फिर त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है। याद रखना है बस इन 5 स्टेट में से टॉप 2 याद रख लोगे तो बहुत है, केरला और फिर आपका मिजोरम। ठीक है, तो केरल की अगर हम बात करें तो 94 था 2011 के अनुसार, और अगर अब की बात करें तो अब तो पूर्ण साक्षर है 2014 के बाद। मिजोरम 91.3% है 2011 के अनुसार। अब सबसे कम साक्षरता बिहार में 61.8% है। दूसरे पे आता है आपका अरुणाचल 65.4% है। तो बिहार है ऐसा याद रख लो कि बी का बी और अरुणाचल का ए, तो मतलब ए बी भी नहीं लिखे, ये ए बी भी उल्टा लिखे बी ए करके, तो पहले पे बिहार दूसरे पे अरुणाचल। ठीक है, और सबसे ज्यादा साक्षर में कौन है, केरला, मिजोरम। तो केरला, मिजोरम और इधर बिहार, अरुणाचल। सबसे ज्यादा साक्षर पूछेगा तो आंसर आपका आएगा केरला, दूसरे नंबर पर आएगा आपका मिजोरम। सबसे कम साक्षर की बात करें तो बिहार और फिर अरुणाचल। बस इतना आपको याद रखना। एजुकेशन रेट पूछी जा सकती है बिहार की तो समथिंग 61.8%, बस इतना याद रखना। दूसरे वाले की 65.4%। ठीक है, अब सबसे ज्यादा ग्रामीण कहां मिलते हैं ये आपको याद रखना। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में, तो परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां मिलेगी आपको, हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर मिलेगी बिहार में। मैं बात परसेंटेज में कर रहा हूं, नंबर में नहीं कर रहा हूं, ये चीज याद रखना है। तो ये जनसंख्या परसेंटेज में तो हिमाचल पहले से याद रखना है, दूसरे नंबर पे क्या है, बिहार है, और फिर है आपका असम। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज में मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में, और दूसरे नंबर पे मिलेगी आपको बिहार में, तीसरे पे मिलेगी असम में। तो ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या परसेंटेज में, तो सबसे ज्यादा गोवा में आपको नगरीकृत जनसंख्या मिलेगी। तो आपको याद रखना सबसे ज्यादा गांव वाले का मिलेंगे तो हिमाचल में, सबसे ज्यादा सिटी वाले का मिलेंगे गोवा में और तमिलनाडु में। ये परसेंटेज में, नंबर में नहीं, नंबर में डेटा अलग रहेगा, ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा सिटी वाले कहाँ, गोवा में। अब गोवा तो सबको ही पता है, गोवा में तो 2 जिले ही है, एक नॉर्थ और एक साउथ वाला, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि गोवा सिटी है। तो सिटी वाले सब मिलेंगे गोवा में और गांव वाले मिलेंगे अपने हिमाचल, बस ऐसे याद रख लेना। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मैं बात कर रहा हूं एससी की, फिर अपन पढ़ेंगे एसटी। तो अभी अपन बात करें जनसंख्या, तो परसेंटेज में अपन देख रहे हैं कि सर्वाधिक एससी वाले लोग कहां मिलेंगे परसेंटेज में। तो परसेंटेज में 31.9% पंजाब में मिलेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर हिमाचल में मिलेंगे।
तो पंजाब और हिमाचल में सबसे ज्यादा एससी वाले मिलेंगे आपको परसेंटेज में। नंबर की बात करें तो यूपी में मिलेंगे, अभी थोड़ी देर में देखेंगे नंबर में सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि परसेंटेज की अगर हम बात करें कि एससी वालों की संख्या परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां है, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा एससी वालों की संख्या आपको मिलेगी पंजाब में, दूसरे नंबर पर आता है हिमाचल। बस दो याद रखना, तीसरे पे अपने पश्चिम बंगाल को भी याद रख सकते हो। तो पहला पंजाब, दूसरा हिमाचल, तीसरा पश्चिम बंगाल, पंजाब हिमाचल, ठीक है। अब अगर हम बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या में सबसे ज्यादा नंबर में एससी वाले कहां हैं, तो नंबर में यूपी और पश्चिम बंगाल है। क्यों है? क्योंकि यूपी और पश्चिम बंगाल बड़े हैं और उनमें कम परसेंट भी अगर है तो नंबर में तो ज्यादा आएगा ना, तो ये चीज याद रखना है। तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में एससी कहां मिलेगी, पंजाब में, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कहां मिलेगी, हिमाचल में परसेंटेज में। संख्या में बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में मिलेंगे आपको और दूसरे पे मिलेंगे पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये याद रखना है। तो एससी वाले सबसे ज्यादा कहां है, यूपी में, परसेंटेज में कहां है, पंजाब में, बस इतना याद रखना। कहां नहीं है तो याद रखना नागालैंड में और अरुणाचल में। तो नागालैंड और अरुणाचल में आपको एससी वाला नहीं मिलेगा, और ना तो परसेंट में ना संख्या में। अब जब नंबर में नहीं है या परसेंट में ही नहीं है तो संख्या कहां से आएगी। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि एससी वाले सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, तो आपको यूपी में और उधर परसेंटेज में पंजाब में। कहां नहीं मिलेंगे, तो नागालैंड और अरुणाचल में नहीं मिलेंगे, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं एसटी वालों पर। यहां दे रखा अनुसूचित जनजाति संख्या वाले 5 राज्य, संख्या इसमें पहले दे रखी। तो संख्या में आपको अपना एमपी मिलेगा सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश, दूसरे में महाराष्ट्र। मम से याद रख सकते हो, मम्मा, तो मध्य प्रदेश पहला हो जाएगा और दूसरे पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, बस इतना याद रख लेना। और तीसरे पे आता है उड़ीसा, मम्मा वो बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, तो ऐसे याद रख लो। तो मध्य प्रदेश पहले पे आ जाएगा, महाराष्ट्र दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे आ जाएगा आपका उड़ीसा, ये याद रखना नंबर में। और चौथे पे राजस्थान है और पांचवे पे आपका गुजरात है, बस इतना याद रखना। तो हम आदिवासी वाली बात करें ना, अनुसूचित जनजाति वाली एसटी में, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, देन गुजरात, ये 5 राज्य हो गए एसटी में नंबर में। अब बात करते हैं परसेंटेज में, तो मिजोरम में 94.4% है। ये याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसटी वालों की संख्या परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहां है, तो मिजोरम में, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे पे मेघालय। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय 94% लोग, 94.4% लोग आपको मिलेंगे मिजोरम में, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। कहां नहीं मिलेंगे, हरियाणा पंजाब में नहीं मिलेंगे। ऐसे याद रख लो कि जो हरियाणवी सॉन्ग होते हैं, पंजाबी सॉन्ग होते हैं, तो एसटी वाले नहीं सुनते, बस इतना याद रख लो। फिर कौन सा सुनते हैं, तो अपने गुजरात वाले सुनते हैं आदिवासी सॉन्ग, तो उससे आपको याद रह जाएगा। सुनते सभी है, पर अपने को याद रखने का स्कीम बताया कि जब उनके खुद के पर्सनल सॉन्ग होते हैं एसटी वालों के, तो वहां पंजाब हरियाणा के क्यों सुनेंगे, ऐसे एग्जाम्पल से आपको याद रखना। तो कहानी है एसटी वाले, हरियाणा पंजाब में नहीं। एसटी वाले कहां नहीं है, तो नागालैंड अरुणाचल में नहीं। एसटी वाले सबसे ज्यादा नंबर में कहा है, मध्य प्रदेश में। एसटी वाले परसेंटेज में सबसे ज्यादा कहा है, मिजोरम में। एससी वाले सबसे ज्यादा नंबर में कहा है, यूपी में। परसेंटेज में कहा है, पंजाब में। कहां नहीं है, नागालैंड और अरुणाचल में, बस इतना याद रखना है। और एसटी एससी से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, या तो टोटल पॉपुलेशन पूछ लेगा एससी की, तो आपको 16.6 याद रखनी। सेक्स रेशो पूछ लेगा तो 945 याद रखना है। एसटी की पूछेगा तो 8.6 याद रखनी है। सेक्स रेशो पूछेगा तो 990 याद रखना है। और करना क्या है इसके अलावा, बस इतना सा आपको ध्यान देना। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरी की, मतलब संघ या केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या 2011 के जो आंकड़े उनके अनुसार अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो पहले नंबर पे आता है दिल्ली, दूसरे पे आता है पुदुचेरी और तीसरे पे आता है चंडीगढ़। तो एक वर्ड याद रख सकते हैं, डीपीसी,
दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ एक ही बार में आपको याद रह जाएगा। तो डीपीसी याद रख लेना, डीपी तो डालते हैं और सी से याद रख लो, सी वाला देखता होगा कोई। तो दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़, बस इतना आपको याद रखना है। आया? और डीपी सीन होती है ना, उससे भी याद रखते हो, सी को सीन पढ़ लो, ज्यादा सोचना है। तो दिल्ली, पुदुचेरी और चंडीगढ़ ये 3 राज्य जहां पे ज्यादा, मतलब 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है। सबसे कम कहां है? लक्षद्वीप में। याद रखना, लक्ष्य हमारा पॉपुलेशन कम हो, तो सबसे कम कहां पर है? लक्षद्वीप में। ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने क्या कहा कि यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें, देखो जब भी आप यूनियन टेरिटरी पढ़ो तो उसके साथ में आप स्टेट को कोरिलेट कर लेना। जब आप स्टेट को कोरिलेट कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। सबसे ज्यादा मैंने कहा डीपीसी, तो उधर अगर अपन यूनियन टेरिटरी के बाद केंद्र राज्य में पढ़े तो राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां थी? यूपी में थी। बस इतना आपको याद रखना है। सबसे कम कहां थी? सिक्किम में थी। सिक्किम की जगह पर यहां क्या आ जाएगा? लक्षद्वीप में सबसे कम है और डीपीसी में सबसे ज्यादा है। तो अगर आपने साथ में कोरिलेट करा तो आपको डेफिनेटली पूरा का पूरा याद रह जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले डीपीसी है यूनियन टेरिटरी में, और सबसे कम में आपको लक्षद्वीप। आप लक्ष्य याद रखो ना यार, इनका लक्ष्य पॉपुलेशन को कम करना, बस इतना सा फोकस करना आपको। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या या 10 की वृद्धि दर वाले। तो 10 की वृद्धि दर में मैंने कहा नगर हवेली या दादरा नागर हवेली से याद रख सकते हो, यह सबसे ज्यादा है। और कितनी है? तो 55.9 है। दूसरे पे दमन दीव है, तीसरे पे आपका पुदुचेरी है। सबसे कम कहाँ है? तो लक्षद्वीप पे। देखो लक्षद्वीप, फिर इनका लक्ष्य है कि जनसंख्या बहुत कम बढ़नी चाहिए। याद रखने की स्कीम बता रहा हूं। देखो अगर अपन बात करें तो अपन ने सबसे पहले वहां देखा था कि मेघालय में सबसे ज्यादा बढ़ रही थी 27.9। सबसे कम कहाँ हो रही थी? तो नागालैंड में। नागालैंड से याद रखेंगे -0.6 था। अब अगर मैं यह बात करूं कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो दादरा और नगर हवेली। तो आपने फिल्मों में देखा होगा हवेलियां होती थी, तो हवेलियों पे बहुत सारे बच्चे पैदा होते रहते हैं, क्योंकि रजवाड़ों में बहुत जमीन होती थी, जायदाद होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, तो उनको बेफिक्र जैसे रहते वो लोग। तो उसी से आपको याद रखना है सबसे ज्यादा कहाँ पे? हवेली पे है। सबसे कम कहां पर है? लक्षद्वीप पर। बस इतना आपको याद रखना है। तो लक्ष्य हमारा है कि 6.3% की वृद्धि हो, और हवेली वालों का लक्ष्य कि भैया 55.9%। तो दादरा नगर हवेली से याद रखो, दादा की हवेली से भी याद रख सकते हो, बस ज्यादा से ज्यादा, बस इतना याद रखना है। तो मेघालय को कोरिलेट करेंगे दादरा नगर हवेली से, और लक्षद्वीप को कोरिलेट करेंगे नागालैंड से। नागालैंड में कमी हुई है -0.6 की, पर यह वृद्धि हो रही है 6.3 की। बस इतना सा आपको याद रखना है, बस इसके अलावा ज्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। हम बात करते हैं जनघनत्व की। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। तो बेटा दिल्ली को कंपेयर कर सकते हो बिहार से। बिहार में अपन ने 1106 पढ़ा है और यहां पर 11,320 है। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आपको मिलेंगे 11,320 लोग। सबसे कम ये कहां मिलते हैं? अरुणाचल में। अपन ने जब अरुणाचल पढ़ा था तो मात्र वहां 17 लोग मिलते थे, और उसकी अपेक्षा तुम दिल्ली में देखोगे तो 11,320 मिलेंगे। मतलब 11,303 लोग ज्यादा मिलेंगे आपको दिल्ली में अरुणाचल की अपेक्षा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46 गुणसूत्र से याद रख सकते हो। गुणसूत्र 23 होते हैं और 23 का जस्ट वो पेयर में बात करें तो 46 याद रखना आप लोगों को। तो अंडमान निकोबार में सबसे कम जनघनत्व 46 है, और यूनियन टेरिटरी के बजाय अगर राज्य में देखें तो वह अरुणाचल में 17 है, और यह सबसे ज्यादा देखें तो दिल्ली में 11,320 है, और बिहार में सबसे ज्यादा 1106 स्टेट में। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर अपना चंडीगढ़ आता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ से याद रखना 9,258। ठीक है, अब सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो ये पुदुचेरी है। बेटा पुदुचेरी को कोरिलेट करना है कहां से? तो केरला से। वहां 1,084 है और यहाँ 1,037 है। न्यूनतम लिंगानुपात यहां पर आपको मिलेगा 618।
618 का मतलब याद रखो दमन द्वीप में, द्वीप नहीं है दमन द्वीप है, वो गलती से लिखा हुआ है। तो दमन द्वीप से याद रखो, किसी का दमन करना हो मतलब दबाना हो तो उस चीज से आपको याद रखना है। तो लोगों का दमन कम करके वहां पे महिला पॉपुलेशन की संख्या कम कर दी गई है। तो वहां 1000 पुरुषों पे मात्र 618 महिला आपको मिलेगी। तो 618 ये दमन द्वीप है, इसको कोरिलेट किससे करेंगे? हरियाणा से। 879 भूलना नहीं है, बस इतना याद रखना है। आया समझने? तो यूनियन टेरिटरी में सबसे कम कहां का है? तो यूनियन टेरिटरी में सबसे कम है दमन और दीव का। कितना? 618। सबसे ज्यादा कहां का है? तो सबसे ज्यादा है पुदुचेरी का। कितना? तो 1037। पुदुचेरी को किससे कोरिलेट करना? केरल से। और दमन दीव को किससे करना? हरियाणा से। बस इतना सा याद रखना है। और दूसरे नंबर पर यहां पर आता आपका 947 के साथ लक्षद्वीप है। अब शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 968 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 968 है। इसको कोरिलेट करना आपको अरुणाचल 972 से। याद रखना, अरुणाचल में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है 972, और यहां पर आपको याद रखना अंडमान निकोबार 968। 4 का डिफरेंस है, बस ऐसे भी याद रख सकते हो। सबसे कम अगर बात करें तो ये 871 है, 8.71 नहीं है, 871 है। ये दिल्ली है, इसको हरियाणा से कंपेयर करना है। हरियाणा का 834 है तो दिल्ली का 871 है, ये याद रखना। दूसरे नंबर पर यह आता है पुदुचेरी। तो बस अगर आपने कोरिलेट कर लिया तो यूनियन टेरिटरी के साथ स्टेट भी आपको आसानी से हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है यूनियन टेरिटरी में? तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी में अगर हम बात करें तो वो पुदुचेरी में 1077। सबसे कम कहां पर है? तो दमन दीव में 618। बच्चों में सबसे ज्यादा कहां पर है? अंडमान निकोबार में 968। उधर अरुणाचल आ रहा है, इधर अंडमान निकोबार आ रहा है। सबसे कम में उधर हरियाणा आ रहा है और यहां पर दिल्ली आ रही। बस हरियाणा दिल्ली भी पास में और अरुणाचल अंडमान में भी, दोनों में अनार वाला आ रहा है, तो उससे भी याद रख सकते हो। कंपेयर तो करना पड़ेगा, ऐसे याद भी नहीं होगा नहीं तो पॉपुलेशन आपकी। अब चलते आगे। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो बेटा लक्षद्वीप में। इनका लक्ष्य कि 91 तो बनानी ही बनानी है कैसे भी करके। तो लक्ष्य से याद रखेंगे लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा एजुकेशन है। इसको केरल से कंपेयर कर सकते हो। आया समझे? क्योंकि जब केरल 94 था और अब तो पूर्ण साक्षर है, तो केरला को कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ पे लक्ष्य। न्यूनतम साक्षरता अब याद रखो दादरा और नगर हवेली पे तो 76.2% है। अब देखो दादा है हवेली वाला, तो उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? जॉब की नीड ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ेंगे? तो एजुकेशन रेट कम है यहाँ, ऐसे याद रखना है। तो दादरा और नगर हवेली से याद रखेंगे 76.2। ये हमारे औसत से ज्यादा है, 73 है हमारा औसत, फिर भी ये साक्षर कम है यूनियन टेरिटरी के हिसाब में। समझ में आया? एजुकेशन रेट जो इंडिया का है 2011 के अनुसार 73 है, उससे तो ज्यादा है ना ये दादरा और नगर हवेली का, पर इनसे कम है ना वो, तो उस हिसाब से सबसे कम ये बच रहा है। ये आपको याद रखना। अब हम बात करें पुरुष साक्षरता में तो लक्षद्वीप है, और अगर बात करें न्यूनतम पुरुष साक्षरता में तो दादरा नगर हवेली है, ये आपको याद रखना। महिला साक्षरता में बात करें तो लक्षद्वीप पे 87 सबसे ज्यादा और नगर हवेली में 64.38%, ये सबसे कम है। इनको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की अगर आप बात करें तो दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। और न्यूनतम की बात करें तो अंडमान निकोबार में। बस इतना याद रखना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? लक्षद्वीप है। तो ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके, ठीक है। तो ये था अपना सेंसस। पूरा सेंसस मैंने आपको 1 बाय 1 सारे के सारे फैक्ट बता दिए। तो ये सारे के सारे आपको रिपीट करना है, और आपको अगर याद करना हो तो सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि स्टेट को कंपेयर कर लेना यूनियन टेरिटरी से। जैसे आप स्टेट को यूनियन टेरिटरी से कंपेयर करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और 2-3 बार तो एटलीस्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जब जाके पूरा का पूरा याद होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। धन्यवाद।